अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ज़हरा फ़रूख हसन के कलम से तहरीर करदा नावल है अहले मोहब्बत के रंग जुदा के एपिसोड नंबर 5 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब देर किए बिना स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। उसके कानों में दस्तक की आवाज़ आई तो अनम ने आहिस्ता से सूजी हुई आंखें खोली। दरवाजे पर अब भी हल्की हल्की दस्तक हो रही थी। वो अपनी सूजी और जलती हुई आंखें बमुश्किल खोलकर उठकर बैठ गई। सर बुरी तरह से दुख रहा था। अपना दुखता हुआ सर थामकर उसने चारों तरफ देखा। नफासत और सादगी का मुंह बोलता सबूत उसे ये पता दे रहा था कि ये किसका बेडरूम है। अनम ने फ़ौरन सर घुमाकर बेड की दूसरी जानिब देखा जहाँ वो पत्थर इंसान सोया हुआ था। वो क्या याद आया, अपने बाजुओं और गर्दन पर उसकी सख्त गिरफ्त का एहसास भी जाग उठा। अनम ने अपने होंठ भींच लिए। उसे मुस्तफ़ा से ज़्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा था। जिस हमदर्दी का इजहार करते हुए मुस्तफ़ा ने उसे निकाह कर लिया था, उसे भला खाला के दबाव में हाँ कहने की क्या ज़रूरत थी। उसे तो उसी छुरी से अपना काम तमाम कर लेना चाहिए था। कितनी कोशिश की थी उसने खुदकुशी करने की, मगर हर बार वो नाकाम रही। कल रात कितना अच्छा मौका था, मगर उसके दिल में जाने क्या समाई वो मुस्तफ़ा को मारने का सोच बैठी। मैं अंदर आ जाऊँ? अपनी सोचों में उलझी हुई थी कि कब से हल्की हल्की दस्तक देती हस्ती ने हल्का सा दरवाज़ा खोलकर सर अंदर डालकर मुस्कुराते हुए पूछा। अनम ने सर उठाकर कहने और झांकने वाले को देखा। दुआ उसकी तरफ देखती मुस्कुरा रही थी। तो ये थी जो कब से दरवाजे पर खड़ी दस्तक दे रही थी। अनम ने स्पॉट चेहरे और सर्द निगाहों से उसे देखते हुए चेहरा फेर लिया। दुआ को उसकी ये बर्फ सी निगाहें अंदर तक दुखी कर गई। वह दरवाज़ा खोलकर बेडरूम के अंदर चली गई। बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलती वह बेड तक आई थी। जैसे ही वो बेड पर बैठी अनम लाशऊरी तौर पर पीछे की तरफ खिसक गई। दुआ से वह नजरें भी नहीं मिला रही थी। दुआ का दिल दुख से भर गया उसकी अजनबियत पर। अनु, दुआ ने दोस्ताना अंदाज में कहते हुए मोहब्बत से उसका हाथ थामना चाहा कि अनम बेड ग्राउंड से चिपक कर चीखी। नहीं नहीं, मुझे हाथ मत लगाना वरना तुम भी नापाक हो जाओगी। लगातार नफ़ी में सर हिलाते हुए वो बेड ग्राउंड से चिपकी जा रही थी। हाथों को भी मुट्ठी बनाकर अपने सीने से ऐसे चिपका लिया था जैसे वह दुआ से अपने हाथों को छुपा रही हो। अनु, पागल हो गई हो? भला तुझे छूने से मैं कैसे नापाक हो जाऊंगी? उसकी हालत और उसकी बात ने दुआ को सदमे में डाल दिया। वो बेचारी अब तक उसकी इस हालत से बेखबर थी। नहीं दुआ, मैं गंदगी का ढेर बन चुकी हूँ। तुम मुझे हाथ भी लगा दोगी तो मेरी खलासत तुम्हें छू लेगी। चली जाओ दुआ, यहाँ से चली जाओ। वो लगातार उससे दूर हटते हुए पागलों की तरह बोल रही थी और दुआ को सदमे के साथ रोना भी आने लगा। अनु, ऐसा मत बोलो, तुझे कुछ नहीं हुआ है। तो अब भी मेरे लिए वही अनम है। दुआ ने रोते हुए उसे प्यार से थामकर अपने करीब करना चाहा। नहीं दुआ, नहीं। वो एकदम से वहशत से चीख पड़ी और बहुत तेजी से दुआ को जोरदार धक्का दिया। धक्का इतना ज़बरदस्त था कि बेचारी दुआ बेड से उलटकर नीचे फर्श पर गिर गई और उसके सर में चोट लगी थी, मगर अपनी चोट की परवाह किए बगैर जितनी तेजी से गिरी थी उतनी तेजी से उठ गई। अन्नो, मेरी बात सुनने की कोशिश कर। हम दोस्त हैं ना? अपनी ये कज़न और बचपन की दोस्त उसे जान से ज़्यादा प्यारी थी। उसे समझाना चाहती थी, नॉर्मल करना चाहती थी। नहीं हो तुम मेरी दोस्त, समझी? तुम सब लोग कुछ नहीं हो मेरे। वो एकदम अपना आपा खोकर पूरी आवाज़ से चीखी थी। दुआ को उसके चीखने से ज़्यादा उसके जुमलों ने तकलीफ दी। अनम पागलों की तरह बेड पर रखे सारे तकिए कुशन्स जो भी उसके हाथ में आ रहा था वो उसे अपनी जगह पर बैठे बैठे दुआ को खींच खींच कर मार रही थी और दुआ सब्र से उसकी मार खा रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर गए अनम की जारहियत से। तुम सब लोग पाक साफ हो ना, तो तुम सबको ये सब कहना, तसल्ली देना बहुत आसान लगता है। किसी को मेरी अजियत, मेरी तकलीफ़ की परवाह ही नहीं है। वो चीख रही थी, शिकवा कर रही थी और दुआ को कुशन्स मारते हुए रो भी रही थी। दुआ को उसकी हालत बुरी तरह रुला गई। अनु, हम शर्मिंदा हैं, देख प्लीज़ हमें माफ़। शर्मिंदा हैं? माफ़ कर दे और सब मेरे साथ है। और मैं तुम लोगों के मुँह से ये सुन सुनकर थक गई हूँ। वो उसी तरह जनूनी होकर चीखती बेड से उतर गई और फिर उसने एक एक करके कमरे की चीज़ें तोड़ना शुरू कर दी। दुआ मुँह पर हाथ रखकर उसका पागलपन देख रही थी। तुम सब लोग कहाँ थे? मैं जब चीख चीख कर फरियाद कर रही थी वो सब मुझे नोच रहे थे, भेड़िए की तरह मुझे नोच नोच कर खा जाना चाहते थे। तब कहाँ थे मेरे अपने? तुम लोग कहाँ थे जब मुझे तार तार कर रहे थे? वो कहाँ थे तुम सब लोग? कहाँ थे? तुम लोगों के पास इतनी पावर है, तुम लोगों के पास जालिमों से लड़ने की ताकत है, तो फिर मुझे कोई बचाने क्यों नहीं आया? क्यों मुझे नहीं बचाया? क्यों मैं कूड़े के ढेर पर 2 दिन तक सड़ती पड़ी रही थी? वो कमरे का नक्शा बिगाड़ते हुए अब भी चीख रही थी। यहाँ तक कि उसने कितनी चीज़ें दुआ को उठाकर खींच कर मारी थी, वो ये भी नहीं देख रही थी कि दुआ को उन चीज़ों के लगने से नुकसान भी पहुँच सकता था। दुआ को अपनी कोई भी परवाह नहीं थी, वो बस उसके गम में गमगीन थी। अनम धीरे धीरे इतनी जुनूनी होने लगी कि वो कोई भी इंतहाई कदम उठा लेती कि उसने तेज़ी से घर वालों का नंबर मिलाना शुरू कर दिया। चमकती हुई ब्लैक कार जैसी पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग के सामने रुकी, हर तरफ हलचल सी मच गई।
بات کار تک کی ہوتی تو شاید یہاں اتنی بھگدڑ نہ مچتی، کیونکہ اتنی مہنگی کاریں اب تو ہر بڑے غنڈے یا امیروں کے پاس بھی ہوتی ہے جو یہاں آتی رہتی تھی۔ کسی نہ کسی کام اس پولیس اسٹیشن پر کمشنر کی سیٹ پر بیٹھے اس ایماندار شخص سے پھنستا رہتا تھا جو ان کی اتنی جلدی خلاصی نہیں ہونے دیتا تھا، سو ان کا آنا جانا بھی لگا رہتا تھا۔ مگر آج انوکھی بات تھی، کار پر لگی وہ سرکاری لال بتی، شہر کا ایم ایل اے پولیس اسٹیشن آیا تھا۔ آج ایسی کوئی بڑی بات ضرور ہوئی ہے جو ایم ایل اے بنفس چل کر پولیس اسٹیشن تک آئے تھے۔ کار رکی اور دوسری گاڑیاں بھی رک گئیں۔ گاڑیوں سے نکل کر حفاظتی کار گردان اپنی اپنی بندوقیں سنبھالے ایم ایل اے کی کار کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ ایم ایل اے کی کار کا فرنٹ ڈور کھولا اور 2 گارڈ پھرتی سے نیچے اترے۔ مستعدی سے کار کا ڈور کھولا، پھر سینہ تان کر ایم ایل اے کا نیچے اترنے کا انتظار کرنے لگے۔ ایم ایل اے صاحب کالے چمکتے بوٹ فرش پر رکھ کر کار سے نیچے اترے، پہلے اپنا کوٹ درست کیا، پھر سر اٹھا کر پولیس اسٹیشن کی بلڈنگ دیکھی۔ ان کی آنکھوں میں چمک تھی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ وہ اسی روب اور غرور سے بلڈنگ کے اندر چلے آئے۔ ان کے خاص حفاظتی گارڈ ان کے ساتھ تھے۔ شان سے چلتے ہوئے وہ سب کی نگاہوں سے بے نیاز سیدھے کمشنر کے آفس کی طرف بڑھے۔ ایکسکیوز می سر، آپ ایسے اندر نہیں جا سکتے، پہلے سر سے پرمیشن لینی پڑے گی۔ وہ اپنے گارڈز کے ساتھ اندر آئے، ہر کوئی انہیں سلیوٹ کر رہا تھا، مگر کمشنر کے دفتر کے باہر کھڑے کمشنر کی سیکیورٹی نے انہیں روک دیا۔ وہ ٹھٹک کر رک گئے، آئی برو تان کر سیکیورٹی کو دیکھا۔ جانتے ہو یہ کون ہے؟ پیچھے کھڑے ان کے وفادار نے فوراً تیبری چڑھا کر افسر کو گھرکا۔ سیکیورٹی نے ذرا سا گھبرا کر ایم ایل اے کو دیکھا اور ان کے پیچھے ان کے گنڈے ٹائپ گارڈز کو، لیکن ڈیوٹی سب سے اوپر تھی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا۔ سر، آپ بغیر پرمیشن کے اندر نہیں جا سکتے۔ ابھی سیکیورٹی کچھ اور کہتا کہ تبھی ایک آفیسر اچانک سے ان کے سامنے آ گیا۔ آفیسر کا انداز بے خوف تھا۔ تم لوگ شاید اپنی جاب گنوانا چاہتے ہو۔ گارڈ نے گن دکھاتے ہوئے جیسے آفیسر کو ڈرانا چاہا۔ آفیسر گارڈ کی بات پر ہلکا سے مسکرایا، جیسے اس کی بات نے اسے بہت محسوس کیا۔ جاب کی پرواہ ہم لوگوں نے کبھی نہیں کی، اگر چلی بھی گئی تو بھی ہم وطن کی خدمت کرتے ہوئے اپنی ڈیوٹی نبھائیں گے، بٹ رولز آر رولز۔ سر کو انفارم کر دوں تو ہی آپ اندر جا سکتے ہیں۔ ایم ایل اے نے غور سے بولنے والے نوجوان آفیسر کو دیکھا۔ یہ ایک خوش شکل اور ذہانت سے چمکتی آنکھوں والا جوان تھا، جس کی آنکھوں میں ایمانداری کی چمک تھی۔ یہ کمشنر کے ماتحت میں کام کرنے والے آفیسرز ہیں، یہاں ایمانداری اور سچائی کا درس چلتا ہے۔ وہ وہی کرے گا جو اس نے کہا ہے۔ تم کمشنر سے کہو میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ ان کا وفادار یہاں فساد پھیلاتا اور وہ سرخیوں میں آ جاتا، یہ انہیں منظور نہیں تھا، اس لیے وفادار کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کرتے ہوئے آفیسر کو گھورتے ہوئے تحمل سے کہا، لیکن آنکھوں میں آفیسر کے لیے تپش سے تھی۔ آپ وہاں بیٹھ کر ویٹ کریں، میں سر کو انفارم کر دیتا ہوں۔ آفیسر ادب سے کہتا گردن تانے ہوئے کمشنر کے آفس میں چلا گیا۔ وہ ہون بھینچ کر وہیں کھڑے رہے۔ کچھ دیر میں آفیسر ڈور کھول کر نکلا اور انہیں اندر جانے کے لیے بولا، ڈیوٹی اچھی دیتے ہو تم، یاد رکھوں گا تمہیں۔ وہ سینہ تان کر کھڑے آفیسر کے کاندھے پر سے جس اسٹار کو تھپک کر اندر چلے گئے۔ آفیسر نے جاتے ہوئے ایم ایل اے اور پھر باہر رہ جانے والے ان کے وفاداروں کو دیکھا۔ وہ سب جس طرح اسے گھور رہے تھے، اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ضرور ڈر جاتا، مگر وہ کمشنر کے ہاتھوں میں پلا بڑھا اور اپنے دوست ولف کا سکھایا ہوا جوان تھا۔ ایسے گیدڑوں سے اس کے جیسے شیروں کو کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ یہ تمہارے صاحب کی حویلی یا ان کا سرکاری دفتر نہیں جو تم سب یہاں شان سے کھڑے رہو۔ تم سب وہاں بیٹھ سکتے ہو یا باہر جاؤ، اپنی نرم مگر روبدار آواز میں کہہ کر اس نے ان کو گھورا تھا۔ وفاداروں کی پیشانی پر بل پڑ گئے، مگر یہ جگہ لڑائی جھگڑے کی نہیں تھی، اس لیے اس جوان کو آنکھوں ہی آنکھوں میں بعد میں دیکھ لینے کی دھمکی دیتے ہوئے وہاں سے صوفوں کی طرف بڑھ گئے۔ جوان مسکراتے ہوئے اپنے ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ دوبارہ دروازہ کھلنے کی آواز پر اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے آنے والے کو دیکھنے کے لیے کمشنر نے سر اٹھایا۔ جیسے ہی ان کی آنکھیں ایم ایل اے کی آنکھوں سے ٹکرائیں، ان کی آنکھوں میں ایم ایل اے کے لیے کاٹ ابھری تھی۔ یہ وہ آدمی تھا جسے وہ تاعمر نہیں بھول سکتے تھے۔ اس انسان کو سزا دینے کا وہ برسوں سے انتظار کر رہے تھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اس انسان کو سزا قانون کے دائرے میں رہ کر نہیں، بلکہ اللہ کی منتخب کی ہوئی حد کے حساب سے دینا چاہتے تھے۔ اس وقت جو خیالات کمشنر کے دماغ میں چل رہے تھے، اسی سے ملتے جلتے خیالات ایم ایل اے کے دماغ میں بھی تھے۔ بس فرق صرف اتنا تھا کہ وہ شیطانی طریقے سے کمشنر کو سزا دینے کی سوچ رہے تھے۔ کیسے ہیں کمشنر صاحب؟ اپنے بھاری بوٹ سے کمشنر کے آفس کے کارپٹ کو رونتے ہوئے وہ ان کے سامنے رکھی 3 کرسیوں میں سے ایک کو کھینچ کر بیٹھ گئے۔ یہاں انہوں نے اجازت کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ یہ میرا آفس ہے، یہاں میری اجازت کے بغیر کوئی سانس بھی نہیں لے سکتا۔ تم نے آج تو یہاں بیٹھنے کی ہمت کر لی، لیکن آئندہ کبھی تم آئے اور بنا اجازت اس کرسی پر بیٹھنے کی کوشش بھی کی تو باہر موجود آفیسر سے تمہیں باہر پھینکنے کا مجھے کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ کمشنر اپنی کرسی پر سیدھا بیٹھا ہوا روبدار آواز میں بول کر انہیں یہ احساس دلا چکا تھا کہ وہ اس سے ذرا برابر بھی خوفزدہ نہیں ہے، نہ ہی ان کو اپنی جاب سے خارج ہو جانے کا افسوس ہوگا۔ ہاں ہاں ہاں، تم آج بھی وہی گھسی پیٹی بہادری کے زوم میں گم ہو کمشنر۔ وہ ہنستے ہوئے جیسے ان کا مذاق اڑا کر بھڑکانا چاہتا تھا، مگر وہ اسی طرح سیدھے بیٹھے بس ہنستے ہوئے ایم ایل اے کو سرد نگاہوں سے دیکھے جا رہے تھے۔
हंस चुके हो तो वो बात कहो जो तुम कहने आए हो। वो हंसते रहे कि कमिश्नर की सख्त आवाज़ पर इस बार उनकी हंसी रुक गई और वो मुस्कुराकर अपनी जगह से ज़रा सा आगे बढ़कर टेबल पर दोनों हाथ रखकर उनकी तरफ झुककर बोले थे, तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ वजदान। ये कहते हुए उनकी आंखों में मक्कारी की चमक थी। किस बात की मुबारक? वो चौंके। बेटे की शादी की मुबारकबाद कबूल करो वजदान। वो मुस्कुराते हुए कमिश्नर के और भी सख्त हो चुके थे चेहरे को शैतानी चमक से भरी आंखों से देखते हुए महसूस हो रहे थे। अजलाल खानज़ादा, मुझे तुम्हारी और तुम्हारी ये घटिया मुबारकबाद की कभी ज़रूरत नहीं रही। दिल तो उनका कह रहा था उस इंसान को बाहर फिकवा दे, मगर बर्दाश्त करते हुए बस इतना कहा, कैसे नहीं ज़रूरत है वजदान, आखिर तुमसे मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। फिर तुम्हारा बेटा मेरा भी तो बेटा है। तुम भले ही ना मानो, मगर तुम्हारी एक बीवी से और मौजूदा बीवी से मेरे बड़े गहरे अजलाल खानज़ादा। इससे पहले वो नहायत ही गिरी हुई बात मुकम्मल करता वो धाड़ उठे, तुम्हारी ज़बान खींच लूँगा अगर तुमने मेरी बीवी का नाम भी अपनी गंदी ज़बान से लिया। अपनी जगह से खड़े होकर वह बहुत तेज़ी से अजलाल खानज़ादा तक आए और उन्होंने एकदम से उनके कोट का कॉलर थामकर कुर्सी से खींचकर खड़ा कर दिया। ये मत भूलो वजदान कि तुमने किसका कॉलर पकड़ा है। अजलाल खानज़ादा ने अपने कॉलर थामे हुए वजदान के हाथों की तरफ इशारा किया। मुझे मालूम है, एक 2 टके के सियासतदान का और जनाकार का। वजदान ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कोट के कॉलर को झटका दिया और वो टेबल पर उलट गए। बहुत फ़ख्र है ना तुम्हें अपनी इस वर्दी और इस पोस्ट का, और मैं वो उतरवा न लूँ तो मेरा नाम अजलाल खानज़ादा नहीं। सीधे होते हुए उंगली उठाकर उन्होंने वजदान की तरफ देखा और गुर्राते हुए कहा। वजदान के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी। और मेरे ख्याल से ये कोशिश तुम पिछले कई सालों से कर रहे हो। सीने पर हाथ बांधकर जैसे उन्होंने अजलाल खानज़ादा का मजाक उड़ाया। अजलाल ने अपनी मुट्ठी कस ली, होंठ भींचे और फिर मक्कारी से मुस्कुरा दिए। वजदान साहब, मेरी कोशिशों में कितना दम है तुम अच्छे से जानते हो। अगर नहीं मालूम तो ज़रा जाकर अपनी महबूब बीवी, कहा ना, नाम भी मत लेना अपनी गंदी ज़बान से उसका। एक बार फिर उन्होंने अजलाल खानज़ादा का कॉलर मुट्ठी में जकड़ लिया। अजलाल जानता था कमिश्नर को कौन सी बात से सख्त चोट पहुंचती है। वो ज़ोर से हंसा। कूल डाउन वजदान यार, मत भूलो हम भाई भी हैं। यार अब ऐसी क्या बीवी की मोहब्बत कि तूने खूनी रिश्ते को भी भुला दिया। वजदान जबड़े कसे उसकी फालतू बकवास सुन रहे थे। कुछ देर अजलाल को घूरते हुए उन्होंने उसका कॉलर झटक दिया। वो अपना कोट दुरुस्त करते हुए मक्कारी से मुस्कुराए। वजदान साहब होंठ भींचे उन्हें घूर रहे थे। हमारी माएँ अलग सही, मगर बाप तो एक ही था, और मुझे आज तक नहीं समझ आया कि तू अपने भाई से इतना खार क्यों खाता है। अजलाल अब लगातार झूठी मासूमियत से बोलते हुए उन्हें और भी भड़काने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अब उसे घूरते हुए अपनी जगह पर दोबारा बैठ गए। तुम जा सकते हो अब, सर्द मोहरी से कहते हुए उन्होंने अजलाल खानज़ादा को देखा। चला जाता हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ तुम्हारे घर पर आकर स्पेशल मुबारकबाद अपनी भाभी को भी दे दूँ। दोबारा उनके सामने बैठते हुए उन्होंने कहते हुए आखिरी तीर उनकी तरफ फेंका। जानते थे ये तीर वजदान साहब को फिर से भड़का देगा। शौक से, मुस्तफ़ा भी तुम्हारी मुबारकबाद का इंतज़ार करेगा। इस बार उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए मुस्तफ़ा का नाम लिया और अजलाल की पेशानी पर बल पड़ गए। चेहरे का रंग बदल गया। वजदान साहब के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट गहरी हो गई। तुम्हारे बेटे से मुझे मिलने का कोई शौक नहीं, मैं चलता हूँ अब। वो एक ही झटके से अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए और उसी तेज़ी से उनके ऑफिस से निकल गए। वजदान साहब ने सर कुर्सी की पुश्त पर रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। अजलाल से मुलाकात उन्हें बहुत से दर्दनाक वाक़ये याद दिला देती थी। उसी तरह आंखें मूंद कर गहरी सोच में डूबे हुए थे कि मोबाइल पर रिंग हुई और उन्होंने गहरी सांस लेकर सीधे बैठकर टेबल पर रखा अपना मोबाइल उठाया। शानी कॉलिंग लिखा आ रहा था। उन्होंने आंखें बंद करके दोबारा खोली और ख़ुद को कंपोज किया। वो नहीं चाहते थे उनकी आवाज़ में ज़रा सा भी फिक्र का अंसर महसूस करके उनकी शानी परेशान हो। यस माय लव, कॉल पिक करती ही अपनी आवाज़ में बशाशत पैदा करके उन्होंने प्यार से पूछा, और उधर से शानी की बात सुनकर उनके चेहरे पर तफक्कुर की लकीरें पड़ गईं। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। वो उन्हें तसल्ली बख्श कर खड़े हो चुके थे और कुछ ही मिनटों में वो अपने रूम से बाहर थे। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नॉवेल की न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।